क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप खाली कमरे में अकेले हैं, फिर भी कोई आपके गर्दन के ठीक पीछे खड़ा है? या कभी ऐसा हुआ कि सन्नाटे में किसी ने हूबहू आपकी ही आवाज़ में आपको पुकारा हो? अगर हाँ, तो दुआ कीजिए कि आपने मुड़ कर ना देखा हो, क्योंकि यह कहानी उसी खौफनाक अंजाम की है जो पीछे मुड़ने पर हो सकता था। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे विज्ञान और अपनी तार्किक बुद्धि पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, पर उसे यह नहीं पता था कि भारत के कुछ गांवों के सच ऐसे भी हैं जो विज्ञान के भी समझ के परे हैं। कहानी की शुरुआत होती है अर्नव से। अर्नव एक आधुनिक सोच वाला पढ़ा लिखा इंसान था जो कि शहर में एक डॉक्टर था। अर्नव का अभी तक का जीवन लगभग शहर में ही बीता था और उसका दिनचर्या समान ही चल रहा था, पर उसे अचानक एक दिन खबर मिलती है कि उसके दादाजी, जो कि गांव में एक वैद्य थे, एक रहस्यमय बीमारी से चल बसे। अब यह खबर अर्नव के लिए काफ़ी दुखद थी, क्योंकि अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट में खोने के बाद उसके दादा ही थे जो उसके सबसे करीबी थे। यह खबर सुनते ही अर्नव अपने गांव यमघट पहुंचा और अंतिम संस्कार के कुछ दिनों तक वहीं रुका हुआ था। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद अर्नव ने गांव वालों को बात करते सुना कि उसके दादा की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके दादा ने एक सीमा लांघ दी थी। लेकिन अर्नव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। अब जैसा कि उस हवेली में रहने वाला कोई बचा नहीं था, तो अर्नव ने वो हवेली बेचने का फैसला लिया। उसी शाम जब अर्नव गांव में टहल रहा था, तो उसे कुछ अजीब चीज़ें देखने मिली। यमघट गांव बाकी गांव जैसा नहीं था। वहाँ शाम के 6 बजते ही लोग अपने घरों की चौखट पर काले तेल के दिए जला देते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर नागों की तरह फैली हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं बैठता था। हवा चलने पर भी उस पेड़ के पत्तों की आवाज़ें नहीं आ रही थी। जैसा कि अर्नव का गाँव ज़्यादा आना नहीं हुआ था, तो उसने यह पेड़ कभी देखा नहीं था, पर उसने सब बातों को अनदेखा किया और वापस हवेली पहुंचा। अब हवेली पहुंचकर अर्नव अपने दादा के कमरे में बैठा था और उनके कुछ सामान देख रहा था। उन सामानों के बीच उसे अपने दादा की एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुक होकर उसने वो डायरी पढ़ना शुरू की। डायरी में कुछ पन्नों में अजीब सी आकृति बनी थी जो कि अर्नव के समझ के बाहर थी। वह पन्ने पलटता गया। अब डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अर्नव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, रात को अगर कोई तुम्हारी आवाज़ में तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना, वह आवाज़ तुम्हारी नहीं। यह पढ़कर अर्नव हंस दिया। उसने कहा, पुराने लोगों के पुराने वहम, न जाने दादा ने क्यों ये सब लिख दिया है। अब रात का वक्त आया और यह पहली रात थी जब अंतिम संस्कार के काम के बाद अर्नव हवेली में सिर्फ अकेला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्नव गहरी नींद में था। तभी उसे हवेली के बड़े आंगन में से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। इस आवाज़ से अर्नव की नींद टूट चुकी थी। उसने अपना टॉर्च उठाया और आंगन में गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान सीधा दीवार की तरफ जा रहे थे और वहीं गायब हो गए। तभी अचानक उसे अपने पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। इस एहसास से अर्नव का शरीर कांप गया और वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे रसोई में से अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, अर्नव, ज़रा यहाँ आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्नव जम गया। वह आवाज़ बिल्कुल उसकी थी, वही लहजा, वही भारीपन। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद थकान का नतीजा है और बिना कुछ सोचे सीधा अपने कमरे में चले गया। अब अगले दिन अर्नव अपनी पिछले रात के अनुभव से परेशान था, तो उसने ये सारी बातें गांव के एक बूढ़े आदमी रहमत चाचा को बताई। अर्नव की बात सुनकर चाचा सहम गए और उन्होंने अपने कांपते हाथों से सिर्फ पीपल की पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, वह पेड़ नहीं है, वह एक जेल है। तुम्हारे दादाजी ने न जाने कितने वर्षों से उसे अपनी साधना से बांध के रखा था। वह एक साया है जो इंसान की शक्ल और आवाज़ चुरा लेता है। वह चाहता है कि तुम उसे एक बार हाँ बोल दो, फिर वह तुम्हारी जगह ले लेगा और इस गांव से बाहर निकल जाएगा।
अर्णव को अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे डर लगने लगा था। उसने तय किया कि वह उसी रात गांव छोड़ देगा। वह आखिरी बार अपनी हवेली में वापस गया और फिर एक बार अपने दादा के कमरे में पहुंचा। उसे अब जानना था कि आखिर सच क्या था। उसे उस कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली। उसके पीछे एक छोटा दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी सड़ी फूलों और जड़ी बूटियों की गंध बाहर आई। वह एक साधना कक्ष था। कमरे के फर्श पर कोयले से बड़े बड़े अजीब घेरे बने हुए थे और हर कोने में काले कौओं के पंख बिखरे थे। कमरे के बीच एक बड़ा आईना था जिसे काले कपड़े से ढका गया था। अर्णव ने उस आईने को देखा और वह कपड़ा हटाया। आईना बहुत पुराना था और उसमें अपना चेहरा देखने पर एक अजीब सी विकृति नजर आती थी। जैसे ही अर्णव उस आईने के सामने से पलटा, उसे आईने में एक पल के लिए कुछ दिखा। उसका अपना प्रतिबिंब पलटा नहीं था। वह अब सीधा खड़ा होकर अर्णव की पीठ को घूर रहा था। अर्णव ने एक झटके में मुड़कर देखा तो आईना अब सामान्य हो गया था। उसने फिर खुद को समझाया, सिर्फ वहम, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब देखकर अर्णव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं जानना चाहता था। वह सिर्फ गांव से बाहर निकलना चाहता था, इन सब चीज़ों से बहुत दूर। पर इन सिलसिलों में अब रात का समय हो गया था, लेकिन अर्णव के दिमाग में सिर्फ गांव से बाहर निकलने का ही ख्याल था। अर्णव अब अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे गांव में एक घना काला अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी उस कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ वही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी पिछले रात आई थी, पर इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। अब कुछ दिनों बाद अर्णव वापस अपने शहर में दिखता है। देखने में तो वह सामान्य था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अंतर आ गया था। अब अर्णव नहीं था, और जब वह एक आईने के सामने खड़ा था तो उस आईने में जो दिख रहा था वो उसका चेहरा नहीं था, और जो चेहरा सामने था वह अब उस रात की बात सोचकर मुस्कुरा रहा था। अब उस रात अर्णव अब अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे गांव में एक घना काला अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी उस कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ वही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी पिछले रात आई थी, पर इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। अर्णव रुक जाओ, तुम्हारी चाबियाँ गिर गई है, उठाओगे नहीं? अर्णव ने अनजाने में अपनी जेब टटोली। चाबियाँ सच में नहीं थी। वह जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि टॉर्च की रोशनी के सामने वह खड़ा था। सामने खड़ा शख्स बिल्कुल अर्णव जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। अब अर्णव जैसे जैसे उस साये को देख रहा था, उस आकृति की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। यहाँ अर्णव के मुंह से निकला, तुम कौन हो? वह सामने से जवाब देती है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शुक्रिया अर्णव, तुमने मुड़कर मेरी बात सुन ली। अब मैं तुम हूँ और तुम सिर्फ एक परछाई हो।